रंग संवाद की दूसरी शाम आप सबका स्वागत है। यूँ तो जयश्री जी राज्यसभा की मनोनीत सदस्य हैं, पर उनके हाव भाव से ऐसे लग रहा है जैसे संसद के हंगामे से तो वो निपट लेती होंगी, यहाँ उनको रंग कर्मियों और रंग प्रेमियों के बीच थोड़ी सी घबराहट हो रही है। पर हम लोग मित्र लोग हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। कन्नड़ और भारतीय रंगमंच की प्रमुख रंगकर्मी बी जयश्री 4 वर्ष की आयु से उन्होंने रंगमंच शुरू कर दिया। तो मुझे नहीं मालूम कि हमारी आपकी याददाश्त में ऐसा कोई और है जिसने 4 वर्ष की उम्र में रंगकर्म शुरू किया हो और अब तक। और यूँ देखा जाए तो हमारा संसद भी एक अद्भुत थिएटर ही है। कभी उसमें प्रहसन होता है और कभी कॉमेडी होती है और कभी और जो कुछ भी होता है। और उनका संबंध एक तरह से एक बहुत प्रसिद्ध रंग परिवार से है। वो गुबड़ना जो गुब्बी हाँ गुबड़ना नहीं गुब्बी वीरन्ना, जिनका नाम सबसे पहले मैंने कारंद जी से सुना था। और गुब्बी वीरन्ना की कंपनी में शायद कारंद जी भी कुछ दिन रहे थे ना। हाँ, तो वो एक प्रसिद्ध कंपनी थी, रंगदल था बहुत बड़ा। और उस 4 वर्ष की आयु में, और उसके जो संस्थापक थे उनकी यानी गुब्बी वीरन्ना की वो पौत्री हैं। तो एक तरह से पैतृक उत्तराधिकार है उनका रंगकर्म पर। उन्होंने इसलिए लगभग 1 सदी कर्नाटक में अपना रंग जीवन बिताया है। बेनका, नटरंग, रंग संपदा और स्पंदन जैसी रंग संस्थाओं से उनका घनिष्ठ संबंध रहा है। उनकी प्रस्तुतियों की संख्या बहुत अधिक है, 50 से अधिक प्रस्तुतियां उन्होंने की हैं, जिनमें मोलिये, शंभु मित्र, यूजीन आयोनेस्को, जॉर्ज बोखनर, शांता गांधी, गिरीश कर्नाड, लंकेश, बर्टोल्ट ब्रेख्त, चंद्रशेखर कंबार, विजय तेंदुलकर इत्यादि प्रसिद्ध नाटककारों की प्रस्तुति की उन्होंने रंग के नाटकों का मैं या तो अभिनय भी किया है और उनका निर्देशन भी किया है। रंग संगीत उनकी रुचि का विशेष क्षेत्र रहा है और उन्होंने रंग संगीत पर बहुत काम किया है और उस पर विचार और उसके प्रसार पर लगातार आग्रह और प्रयत्न करती रही। जैसा कि कल नीलम मानसिंह के बारे में कहना पड़ा था कि उन्होंने 2 बड़े शिखर रंगकर्मियों के साथ काम किया था, इब्राहिम अलकाजी और बाबा कारंद। सो जयश्री जी ने भी इन्हीं 2 शिखर व्यक्तित्वों के साथ काम किया है, अलकाजी साहब के साथ और कारंद साहब के साथ। और उन्होंने कर्नाटक और उसके आसपास की जो लोक शैलियाँ हैं उनके अभिलेखन का भी महत्वपूर्ण काम किया है और उसका प्रयोग में इस्तेमाल भी बहुत कुशलता से किया है। उनको केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, कर्नाटक नाटक अकादमी, बाबा स्मृति सम्मान, कन्नड़ राज्योत्सव पुरस्कार इत्यादि से विभूषित किया गया है। उनको कर्नाटक मुक्त विश्वविद्यालय ने मानद डीलिट की उपाधि दी है और अब वो पहली बार संभवतः रंगमंच के क्षेत्र से हबीब तनवीर के बाद जयश्री ही राज्यसभा में मनोनीत हुई हैं। नहीं और कोई हुआ? याद तो नहीं आता। हाँ? नहीं, थिएटर में, मतलब थिएटर से, तो इसलिए वो अब
राज्यसभा के सदस्य हैं, लेकिन इसको भूल कर वो अब आपसे बातचीत करेंगी। बी जयश्री। जयश्री जी के समकालीन सबको मेरा प्रणाम। मुझे यहाँ बुलाए गए नटरंग प्रतिष्ठान, उससे पहले मेरे उपाध्याय NC जैन जी, उनको मैं याद करके नटरंग प्रतिष्ठान को भी मैं अपना नमस्कार बताऊंगी। सर मैं कन्नड़ में बोलूं? हम लोग समझ में नहीं आएगा, पर हम लोग सीख रहे हैं। मैं बस जयश्री हूँ, एक परफॉर्मर। लेक्चर तो देना नहीं आता है, मैं इंटेलेक्चुअल भी नहीं हूँ, फिर भी आई एम अ परफॉर्मर। जो मैं जानती हूँ, जो मैंने अनुभव किया है, जो मैंने देखा है, वो आपके साथ बांटने के लिए कितना हो सकता है मैं प्रयत्न करूंगी। दूसरी बात यह है कि हिंदी मेरी भाषा नहीं है। अगर कोई गलतियां हो तो अभी से मैं आपसे माफी मांग लेती हूँ। अभी तक तो कोई गलती नहीं की है। अभी सोच कर बोल रही हूँ सर, बाद में पता नहीं बोलते बोलते तो बाद में कुछ होता नहीं। क्योंकि यहाँ पे भानु जी बैठे हैं, बंसी भैया भी थे वहाँ पे, नसीर जी भी थे, तो मैंने एक पहला शब्द हिंदी में बोला कि अलका साहब आ रही है, तो तीनों ने मुझे ऐसे डांटा, वो क्या लड़की है, अलका साहब आ रही है कह रही है। तो इस तरह का ग्रामर बहुत करती हूँ मिस्टेक्स, तो इसलिए माफ़ी चाहती हूँ। शुरुआत तो मेरी अपनी ग्रैंडफादर की प्रोफेशनल कंपनी से हुआ जब मैं 4 वर्ष की थी। अद्भुत, सचमुच अद्भुत था। जितना अद्भुत थे वो शब्दों से नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि कंपनी में ये जैसे बहुत दर्द भी होता था आर्टिस्ट के अंदर, और उसको एक मुकुट लगा के प्रेक्षकों के सामने वो सब भूल कर काम भी करते थे। मतलब उस तरह का खेल खिलौना होता था कंपनी वालों का लाइफ में। जब मैं 4 वर्ष की थी कि मैं, शायद आपने सुना होगा, कंपनी में कि पिट्स होता था हर जगह पर, मतलब 4 या 5 पिट, मतलब कूदा गया होता था 7 फीट नीचे तक, कभी कभी उसमें से पानी आ जाता था। वो बहुत कुछ थिएटर टेक्निक्स के लिए इस्तेमाल करते थे वो चीज़ें, जैसे कि अदृश्य होना, एकदम भूमि के अंदर घुस जाना, आदमी देखते देखते ही लोगों के सामने, आंखों के सामने एकदम भूमि के अंदर चला जाता था, ना तो भूमि के अंदर से बाहर उठ के आता था, तो कभी कभी गायब भी हो जाता था, ऊपर चले जाता था। इस तरह चीज़ें बहुत सचमुच अद्भुत होता था कि ये सब चीज़ें मैंने अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि वहाँ पे
स्टेज मैनेजर होता था, मेस्त्री कहते थे हम लोग। तो मैं हमेशा उसके कंधे पर बैठे, हमेशा कंधे पर बैठते बैठते देखते रहती थी। वो जब पर्दा खींचता था मैं उसके कंधे में होती थी, और वो जब वो पीठ के अंदर होता था कि मैं भी उसके साथ पीठ के अंदर होती थी कि कैसे वो चलता है। कि 4 लोग उसको, यहाँ पे नीचे एक प्लेट होता था, उसको 4 लोग घुमाते थे, वो प्लेट ऊपर आता था, उसके ऊपर आर्टिस्ट खड़े होते थे। तो उसको किसी भी तरह बैलेंस नहीं खोना नहीं चाहिए, इस तरह उनको 4 लोग हाथ में उनको ऊपर लेकर आता था। वो सब चीजें मैं आंखों में देखती थी। ये सब मेरे लिए अद्भुत है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन और कृष्ण रथ में बैठे हुए, और उसके सामने से कर्ण जो बाण छोड़ता है, तब एकदम अर्जुन के सिर पर जाता है वो बाण। तो इसलिए कृष्ण कहता है कि जागृत रहो माया, कहकर अपनी रथ को अपने पांव से दबाता है। दबाने से पूरा वो जो रथ नीचे आधा भूमि के अंदर धसक से चले जाता था। देखते ही किसी को पता नहीं चलता था। अभी भी अगर आप देखते तो पता नहीं चलता कि उतना अच्छा स्किल होता था उनका, कि अभी मैं अगर मैं कहूँ तो स्किल बहुत ही आसान है। रथ के पीछे के पहिए की तरफ 2 लोग बैठते थे। तो जैसे वो बाण निकलते थे तो वो रथ को यूं घुमाते थे, वो रथ आगे चलता था कि जमीन पर कम से कम 2 फुट जमीन को कूदा गया, वो भी रैंप जैसे। तो उस रैंप के अंदर पहिया चले जाते थे। तो बहुत आसान से वो बाण अर्जुन के सिर के ऊपर से यूं चला जाता था। मतलब ये टाइमिंग जो हम कहते हैं वो सचमुच अद्भुत है, सचमुच अद्भुत है। मैं पहला आपको सीरीज टेक्निक्स बता लेती हूँ, फिर उसके बाद जो उसी तरह कालिंग मर्दन, जो यहाँ से कृष्ण आकर एकदम भाग के विंग से भागकर समुद्र के अंदर कूदता है। नेक्स्ट सीन वो नीचे मतलब तैर के नीचे आ जाता है। तो वहाँ पे एक कालिंग मर्दन, कालिंग सर्प यूं खड़ा होता है। तो वो अपना वो क्या कहते हैं सर, हाँ फन से उसको मार के उसको दूर चला जाता। वो सीन मैंने किया है कि जैसे कि ये पैराशूट से जो नीचे गिरता है ना, पैराशूट जब खुलता है तो वो सब यहाँ पे बांधते हुए, यहाँ पे बांधे, ऐसे चीजें बांध के, यहाँ से गाई वायर बांध के, वहां से अंदर से एक आदमी वो गाई वायर को छोड़ता था, और मैं तैर के नीचे आती थी। कि नीचे आने के बाद वो पीछे जाके भाग के मैं उसको मुंह पर मारने के लिए छलांग लगाती थी। उस वक्त अंदर से उसको खींचते थे, मेरे वो जो गाय वायर को खींचते थे, तो मैं एकदम ऊपर उड़ जाती थी। और वैसे ही कालिंग को भी यहाँ पे एक रस्सी और उसके पीठ पे 2 रस्सी, और उसको यूं करने के लिए अंदर से लोग खींचते थे। तो दिस आर द टेक्निक्स। ये बहुत अच्छा। उसके बाद मैं जाकर उस कालिंग मर्दन के उसके सिर पर बैठ जाती थी, खड़े हो जाती थी, और उसके बाद ऊपर खींचते थे। नेक्स्ट सीन, दूसरा कृष्ण उसके ऊपर खड़े होकर अपना प्रदर्शन, मतलब मैंने कालिंग मर्दन कर लिया कहकर, मतलब इस तरह का सीन। ये सचमुच मेरे लिए अद्भुत है। पता नहीं कि आप लोगों को कैसे लगता है, कि अभी सुनने में बहुत तमाशा लगता है कि क्या यार ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन हुआ है। उस वक्त ये सब मैनुअल होता था, इसलिए वो अद्भुत है। कि ये नहीं है कि ये ब्रॉडवे थिएटर में जो टेक्निक्स सभी चीज़ें
कि कंप्यूटराइज्ड होते हैं, ऐसे नहीं था कि अगर मान लीजिए अगर कंप्यूटर थोड़ा सा भी अगर आपको हाथ दे दे तो ऊपर वाले ऊपर ही रहेगा, नीचे वाले नीचे ही रहेगा। लेकिन यहाँ ऐसे नहीं होता है। यह सब चीज़ें टाइमिंग है, मतलब ये टाइमिंग हर आदमी के साथ। और एक चीज़ें मैं बताना चाहती हूँ कि 3 ट्रॉलीज होता था वहाँ पे, 3 ट्रॉलियाँ, एक स्टेज लेफ्ट से सेंटर और पीछे वापस जाता था, और स्टेज राइट से सेंटर आके वापस जाता था, और तीसरा पीछे से आगे और वापस। मतलब इन तीनों ट्रॉलियों के ऊपर सेट्स तैयार होते थे और वहाँ पे आर्टिस्ट भी होते थे। तो वो एक ट्रॉली को फेड इन के साथ, लाइट्स के फेड इन के साथ वो ट्रॉली स्टेज के सेंटर में आते थे। 10 लोग उसको धागा, जो हम पानी कुएं से पानी निकालने में, हाँ रस्सी, धागा नहीं, रस्सी से उसको बांध के उनको खींचते थे इकट्ठे एक ही टाइम पर। वो खींचते ही सीन मतलब शुरू होता था, जैसे सीन खत्म होते ही तो ये लेफ्ट के वापस लेफ्ट के तरफ जाता था और पीछे के तरफ आगे। मतलब दिस इज समथिंग लाइक फेड इन फेड आउट, फेड इन फेड आउट, जूम इन जूम आउट। ये सब चीजें जो किया है अपना ग्रैंडफादर ने, ये सचमुच मेरे लिए अद्भुत है, अद्भुत में अद्भुत है। वो कब है ये मैं बात कह रही हूँ कि स्वातंत्र से पहले ये सब चीज़ें हुआ है। और मैं तो 50 को मैंने जन्म दिए हैं, उसके बाद भी मैं ये सब देखते आ रही थी। तो मैं तो उसके लिए बहुत ही मेरे लिए तो बहुत गर्व है। अपनी ग्रैंडफादर ने इतना बहुत कुछ किया, हालांकि उसने पढ़ा सिर्फ 3rd स्टैंडर्ड तक। उस आदमी जो इतना कुछ किया है बिना कुछ पढ़े, तो सचमुच ये चौंकने की बात है और अद्भुत है। मैं वहाँ पे शुरू में जो मैंने जो रोल किया वैसे बालकृष्ण, क्योंकि बोलना नहीं आता था तो बालकृष्ण राधा, छोटी सी राधा, इधर उधर भागते जाओ और नाचते जाओ, बस इतना ही काम है मेरे लिए। और उसके बाद मेरा जो पहला जो संभाषण डायलॉग जो मिली मुझे, तो वो दशावतार में ध्रुव चरित्र में ध्रुव का रोल था, सिर्फ 2 या 3 लाइन्स। इस तरह एक्टिंग करते करते हमारे काम वहाँ पे सिर्फ साइड विंग्स पे बैठे बैठे लोग आर्टिस्ट को देखना है। देखते 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 सब चीज़, क्योंकि वहाँ उस वक्त स्क्रिप्ट नहीं था, सिर्फ वोरल था, सब चीज़ें सुनो और उसको अपनाओ, सुनो अपनाओ। अपनाने के बाद दूसरी आदमी आता है, वो भी साइड विंग के अंदर बैठता है, सुन सुन कर सब चीज़ें वो अपना मन में धारण कर, मतलब वो क्या स्वीकार कर लेता था और एक्टिंग भी कर लेता था। जब रिहर्सल होता था कि मेरे ग्रैंडफादर ने आके बैठ के उनको कहाँ कहाँ स्ट्रेसेस देना है ये बताते थे, कि उस वक्त स्टानिस्लावस्की नहीं था, ग्रोटोवस्की नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, कि सिर्फ अपनी अनुभव से। अभी मैंने कहा अद्भुत, हमें एनएससी में बता रहे थे कि टमाटर कितनी तरह से तुम बोल सकते हो। टमाटर कहने के कैसे कैसे कितनी कितनी भावों से तुम बताते हो। तो ये पहले मैंने अपना ग्रैंडफादर से सुना था। अद्भुत, अद्भुत नहीं है, ये अद्भुत है।
मेरे लिए अद्भुत गुब्बी कंपनी है। तो वहाँ से मैं पढ़ते पढ़ते सिर्फ कैरेक्टर नहीं पढ़ा, मैंने वहाँ पे गाना सीखा, सुन सुन कर। वही एक बहुत विशिष्ट है। लोग जो गाने के लिए नहीं आते, गाना नहीं आते उन लोगों को, लेकिन वो भी गाना गाने के लिए शुरू कर लेते थे कंपनी में। कोई उनको ये नहीं सिखाते थे कि तुम, वो जो भी कंपनी में आते थे उनको अपना ग्रैंडफादर पूछते थे कि तुम्हें गाना आता है, बस इतना ही। कि ये नहीं पूछते थे तुम्हें क्लासिकल गाना आता है या हिंदुस्तानी, कतई नहीं पूछा कि तुम पंडित हो, नहीं। लेकिन उनसे यही एक चिंता था कि सुनने में कम से कम उसको सुविधा होना चाहिए कि कौन सा अच्छा गाना, कौन सा बुरा, कम से कम ये उनको पता चलना चाहिए यहाँ से और यहाँ से। तो वो सुन कर इतनी अच्छी तरह गाते थे, बस पूछिए मत, वो मिराकल है सचमुच और एक अद्भुत। लेकिन वहाँ के जो आर्टिस्ट थे वो भी कम नहीं थे, बहुत अच्छी तरह गाते थे। कभी कभी ऑडियंस के साथ बातें होते थे उनका कि अच्छा दोबारा उसको दूसरी ढंग से गाओ भैया, तो इमीडिएटली गा लेते थे। वैसे वो पंडित लोग नहीं थे, लेकिन फिर भी सुन कर। और एक चीज़ें ये है कि बहुत अच्छी तरह कंपटीशन होता था वहाँ पे, हेल्दी कंपटीशन, कि अगर ये ऐसे गाया तो ठीक है, मैं उससे भी अच्छा गाऊंगी, दूसरे ढंग से गाऊंगा। तो इस तरह का कंपटीशन होता था कि ये नहीं है कि मैं वो मेरे से बहुत अच्छा किया है उनको पूरा बर्बाद करना, ये नहीं था। उसका एक्टिंग को बर्बाद करना है, नहीं तो उसका गाने को बर्बाद, ऐसे कभी नहीं होता था। उससे दूसरों लोग सीखते थे कि हेल्दी कंपटीशन कैसे होता है। एक छोटा सा मैं आपको आखिरी चीज़ें बताऊंगी गाने का। ये राम और आंजनेय, हनुमान, वो हनुमान पूछता है आप कहाँ से आए हो, ये इसको कहते हैं हम युगल गीते, दोनों गाते हैं। तो राम कहता है कि मैं वहाँ फला से जगह से आया हूँ। कि अच्छा यहाँ कैसे जा रहे हो, तो मैंने सीता को ढूंढ के। अच्छा तो सीता कौन है, तो सीता मेरी पत्नी है। अच्छा ठीक है, ये आपने देखा है कि ये कुछ आपको पता चलता है कि कुछ ज्वेलरीज यहाँ पे पड़ा था, मैंने उठा के रखा। तो वो कहता है कि ये तो मेरी पत्नी का है, सीता का है, इसी को तो मैं ढूंढ रहा। अच्छा वो तो इस दिशा में गए। तो वो कहता है, रामा कहता है अच्छा आइंदा से तुम मेरा मित्र बन गए, फ्रेंड हो गए। तो वो गाना ऐसे था, रवि शशिगणं तीर्प रम्य मूर्तिगळारो रमणीय नामधेयवनु पेळि रविकुलदे श्री दशरथाकिगर पुत्ररे राम लक्ष्मणरेंदु करवरेम्मा। ऐसे शुरू होता है गाना। ये प्रश्न और उत्तर, प्रश्न और उसका उत्तर। तो ऐसे एक बार ऐसे हुआ था, आखिर में हमेशा रामा को तालियां मिलता था। तो ये जो हनुमान का रोल जो करता था, उसको भी ऐसे एक दिन मन हुआ कि मुझे भी तालियां लेना है, कैसे। तो वो एक दिन सोचा, बाद में एक दिन उसको दिमाग में आया, अच्छा मैं ऐसे गाऊंगा, ताराना, मैं भूल गई हूँ ऐसे, तारा ना 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 ना, ऐसे गाना खत्म होता है। तो हनुमान कहता है तारा ना 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 ना,
तो इतना मतलब वो इतना खुश हो गए, चलो बाबा हमने तो नाटक किया तो सार्थक हो गए। तो मतलब इस तरह का कंपटीशन स्टेज के ऊपर ही होता था। और मेरे ग्रैंडफादर के कैरेक्टर ऐसे था, जो भी अच्छे नाटक देखने जाते थे, दूसरे नाटक, वहाँ पे कोई अच्छा गाने वाले होते थे या कोई अच्छी एक्टिंग करने वाले लोगों को ये उठा के आ जाते थे। उठा के माने तो देखो तुम्हें वो उतना दे रहा है कि मैं तुम्हें 1 रुपया ज्यादा दूंगा, तो तुम क्यों मेरा कंपनी में क्यों ना हो। तो इस तरह बहुत करते थे। उसके लिए उनके लिए बहुत ही बुरा नाम भी हुआ कि ये हमारे आर्टिस्ट को उठा के चले जाता है। तो बाद में ऐसे एक अग्रीमेंट में आए, जब भी तुम्हें चाहिए तो तुम यहाँ से बुला सकते हो। तो दिस इज द ग्रेट थिंग, जो अपना आर्टिस्ट को मैं लेके जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें जब भी तुम्हें चाहिए, अगर तुम बताओ तो डेफिनेटली मैं उनको वहाँ भेजूंगा। तो दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ गुब्बी वीरण्णा। तो बोर हो रहे हैं ना आप लोग? कि दूसरा ये है कि मेरे ग्रैंडफादर को 3 वाइफ्स थे। हाँ 3। एक तो नेच्ची, माने उनको क्या कहते हैं कि उसके ऊपर भरोसा रखे, जो पत्नी स्वीकार की। दूसरे समाज के तरफ से कि उसी कास्ट में होना है तुम्हारी शादी, तो इसलिए एक शादी हो गई। तो तीसरी प्यार से। गुब्बी वीरण्णा का जो कंपनी है वो पहला उनका नहीं था। चंद्रना कहकर एक जैन लोग थे, वो और एक शत्रु कहते हैं हम लोग, पता नहीं यहाँ पे क्या कहते हैं, और दूसरा एक बनियास, और एक तो लिंगायत्स। ये तीनों मिलकर ये गुब्बी कंपनी शुरू किया था। और गुब्बी वीरण्णा ने वहाँ पे आए इसलिए कि उनको घर में बहुत प्रॉब्लम्स थे। मतलब एक दिन खाने के लिए बहुत ही प्रॉब्लम था। तो उनका जो अंकल थे, उनको लेकर तुम्हें यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होता है। उसकी माँ से कहा, गुब्बी वीरण्णा की माँ से कहा, मैं उनको लेके दूसरी जगह पर ले जाऊंगा ताकि तुम्हें अच्छा रहेगा। तो इसलिए गुब्बी वीरण्णा को वहाँ से लेके चंदना के कंपनी में सौंपा। तो वहाँ गुब्बी वीरण्णा खुदाने में ज़मीन खोदने के काम पर लगे। वहाँ से बढ़ती प्रमोशन, बढ़ती से ऐसे बहुत साल हो गए। उसके बाद वो गेट कीपर बना, मतलब उसके बाद वो पब्लिसिटी में जाते थे। पब्लिसिटी माने एक जीप था, बहुत पुराने वाले जीप, चारों तरफ उसको बैनर वगैरह बांधते थे ऊपर चारों तरफ, और वो स्पीकर के अंदर वो फलाना नाटक है, फलाना जगह पर, फलाना समय पर सब लोग आ जाइए, मतलब इस तरह डन 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 डन, वो जो ये काम मिल गए उनको। उसके बाद उनको गेट कीपर हो गए, प्रमोशन इस तरह आने लगे। गेट कीपर जब बने तब उनका नाटक क्या होता है, अभिनय क्या होता है, ये उन्होंने देखने के लिए शुरू किया। और उनके अंदर एक अंकुर शुरू हुआ कि मुझे भी एक्ट करनी है। तो बहुत बार जाकर चंद्रना से उन्होंने पूछा कि मुझे भी एक्ट करना है। अरे तू जा, तू क्या करोगे, तुम जाओ। तो उसके बाद एक दिन एक आदमी सदारा में नाटक में वो जो चोर करने वाला कैरेक्टर, वो भाग गए बिना कुछ कहे। और कोई अंदर जो थे तो उन्होंने कहा, व्हाई डोंट वी ट्राई वीरण्णा,
तो चंदना ने कहा नो 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 नो, ही डोंट नो व्हाट इज एक्टिंग। फिर भी क्योंकि उनके मन में तो लालच तो है करने के लिए, तो व्हाई डोंट वी ट्राई वंस। तो ये सोचकर बाद में वीराना को बुलाया तो उन्होंने कहा कि तुम एक्ट करोगे? तो उन्होंने कहा अगर आप परमिशन दो तो मैं करूँगा। तो जब उन्होंने दिया रोल, बस तब से वो कॉमेडियन निकला, जब भी वो पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो इस तरह मतलब वो अपने आप जो भी करता था समाज को देखते थे कि उनमें क्या गलतियां होता था, उनको अपनी डायलॉग में लाकर उनको बोलते थे और सुधारण करने लगे। तो इस तरह वो समाज को करेक्शन बहुत बार ऐसे हो चुका है कि उनका डायलॉग से बहुत लोग बदल गए हैं कि दिस इज वीराना। और ये सब चीज़ें वहाँ पे, और एक आदमी आ गए कि एक लड़की को लेकर कि मुझे इस लड़की का देखभाल करना बहुत मुश्किल होता है, तो व्हाई डोंट यू टेक दिस गर्ल एंड गिव समथिंग टू मी टू ईट। तो 4 शेर, शेर को पता नहीं क्या कहते हैं, शेर ये नंतर है, तो चावल दी और उस लड़की को लिया, वही सुंदरम्मा। तो उनको चंदना ने कहा तुम इससे शादी करो, ये बहुत अच्छी लड़की है, कि अच्छे लक्षण हैं, कि ये लक्ष्मी है, तुम शादी कर लो। कि वो शादी होने के बाद वीराना पूरा उसको माना और रिस्पेक्ट की। तो इस तरह पहला वाइफ एंड सेकेंड वाइफ, कि जो समाज लोग होते हैं कि वो तो नाटक में नाटक करने वाली है, तो वो तुम्हारी वाइफ कैसे होगी, तो दूसरा शादी कर लो। तो वीराना ने बहुत कुछ समझाया उन लोगों को, लेकिन कोई माना नहीं। तब सुंदरम्मा ने जो ये सब सुना तो जाकर उनके प्रोटेक्शन में खड़े हो गए और वीराना से प्रमाण लिए कि देखो मैं खुद जाऊंगी तुम्हें लड़की ढूंढने के लिए और तुम्हें उससे शादी करनी है। तो ऐसे खुद जाके लड़की को ढूंढा और वीराना को दिखाया, वीराना को पसंद आए तो शादी कर ली। वो मेच्छी मदवे आदत, मेच्छी माने तो उसको समझकर अच्छा ठीक है, शी इज माई वाइफ। तो ये सेकंड वाइफ भद्रम्मा। बाद में कुछ गड़बड़ दिखा सुंदरम्मा को, तो ये छुपा छुपा चोरी छुपी आंख मचोली चल रहा था कि सुंदरम्मा को पता चला ये कुछ हो रहा है, और बाद में कुछ उसके पास भी मैसेज आ गए सुंदरम्मा के पास, ये कुछ गड़बड़ चल रहा है। तो जाके वीराना से पूछा कि जो मैंने सुना वो सच है? तो वीराना कुछ नहीं कहा, जाकर उसके गोद में रोने लगे, मुझे माफ कर दो, मुझे प्यार हो गया कि मैं क्या करूं। देन तीसरी शादी हुई, दैट इज विजयम्मा। तो 11 बच्चे हो गए तीनों को। तो 11 बच्चे में जो पहला जो वाइफ थी सुंदरम्मा, उनका तीनों बच्चे स्टेज पर आ गए, मतलब थिएटर पे आ गए। सेकेंड वाइफ का जो पहला लड़का वो थिएटर देखने के लिए आए वीराना के बाद, और उसके बाद कोई नहीं आए, सिर्फ मैं रह गई रंगभूमि में। तो वो थर्ड जो सुंदरम्मा का जो पहला जो 3 बच्चे थे उसमें से एक लड़का वही शिवानंद है, जो एशियन थिएटर में जो पढ़ा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एशियन थिएटर में जो एनएसटी शुरू हुआ था पहला बैच में। वो आने के बाद ही सबको पता चला स्टानिस्लावस्की क्या है, ग्राटोव्स्की क्या है। तो दिस इज अद्भुत, दिस इज अद्भुत मेरे लिए खासकर।
और वो एक दिन, वैसे मैं भी इसके साथ साथ, इस अनुभव के साथ साथ मैं भी जा रही थी। एक दिन अपना ग्रैंड पा को एक बहुत अच्छा, मतलब एक नहीं बहुत सारे हैं, उसमें एक मैं दे रही हूँ कि जहाँ जहाँ हम जाते हैं वहाँ वहाँ जो पुण्य स्थल होता है, जो भी मशहूर होता है, वो स्थल में पूरा कंपनी लोगों को लेके जाते थे कि उसका जो क्या है, क्यों वो प्रसिद्ध है, जानना चाहिए आर्टिस्ट लोगों को। हो सकता है कि नाटक में कोई चीज़ ऐसे आ जाए, कोई भी चीज़ें, कोई भी क्षण, तो ये सोचकर सबको लेके गए। तो वैसे मंगलूर में एक शिप देखने गए हम सब लोग गए, पूरा कंपनी। तो एक छोटा शिप में गए, तो बड़े शिप के अंदर गए, तो वो और एक अद्भुत है अद्भुत, वैसे मेरे लिए बहुत अद्भुत है। तो वहाँ जाने के बाद मेरी बहन भी आई थी वहाँ पे, वो मेरे से 8 साल छोटी है। तो सब भाग के, वो भी छुट्टी के लिए आई थी, वो पढ़ती थी, कॉन्वेंट में पढ़ती थी। मैं कंपनी में थी, वो कॉन्वेंट में पढ़ती थी। तो फिर भी मुझे उसका फर्क पता नहीं चला था। हम दोनों इकट्ठे भाग के पूरा शिप में जाते थे। वहाँ पे एक आदमी बहुत कैप वगैरह डाला था, बहुत टिप टाप टैप टैप, सामने आए तो कहा, मुझसे कुछ पूछा, कुछ समझ में नहीं आई मुझे। डर के मारे मैं भाग के मेरी अम्मा के पास जाकर बैठ गई। थोड़ी देर के बाद मेरी बहन आई, मुझे बहुत खूब से डांटा। उसने तुम्हारा नाम पूछा, तुम्हारा अभिनय को प्रशंसा की, लेकिन तुमने उसको थैंक्स भी नहीं कहा, भाग के चले आए। तुमने कहा मुझे समझ में नहीं आया। अरे अगर तुम इतना भी इंग्लिश ना समझे तो तुम थिएटर क्या करोगे? Then I realized, yes, कम से कम थोड़ा सा, कम से कम पढ़ना चाहिए मुझे। वहाँ पे तो पढ़ने के लिए बहुत मौका था, लेकिन जो एकेडमिकली जो जाके एग्ज़ाम करना, वो सब नहीं होता था। अगर कोई भी अगर वीरना से पूछते थे कि मुझे पढ़ना है, तो वो खुद उसको पढ़ाने में लगा देते। जैसे कारन जी को उन्होंने बनारस भेजा, बनारस में कारन जी ने जो पढ़ा बिकॉज ऑफ गुब्बी वीरना। तो इस तरह मैंने भी जाकर उनसे पूछा कि मुझे, दादा मुझे पढ़ना है। तो उन्होंने सिर्फ ये कहा कि मैं उसका पोती हूँ, तो ये ज़रूरी नहीं था कि मुझसे परमिशन लेना। तो उन्होंने ये कहा कि लुक, तुम्हें अचानक ये बोल रही हो तो मुझे पढ़ना है, तो मुझे 1 साल समय दो। तो तुम्हारी जगह पर, क्योंकि तुम्हारे लिए एक नाटक लिखवा रहा हूँ, दैट इज़ लवकुश। तो अगर तुम चले जाओगे तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, तो मुझे 1 साल समय दो, ताकि मैं दूसरों को उस जगह पर ले आऊँगा और तुम्हें भेजूँगा। एग्जैक्टली 15 शो हो गए, 1 साल हो गए, और मुझे उन्होंने भेजा, जयश्री तुम जा सकते हो। तो मैं आई, कंपनी छोड़कर मैं आई, पढ़ा। दैट इज़ अनदर एक्सपीरियंस। वहाँ के बाद वो अद्भुत को लेकर एनएसडी में आई, तो वो अद्भुत यहाँ पे मुझे ख़त्म हो गए, दूसरा अद्भुत शुरू हुआ। एक शॉक, कल्चरल शॉक कहते हैं ना, कि ऐसे हो गई मुझे कि वहाँ हम लोग उस वक्त, जिस वक्त मैं नाटक करती थी, उस वक्त फ्लड लाइट्स होता था वहाँ पे। मेकअप हम कैसे डालते थे कि मतलब दीवार के ऊपर जो रंग लगाते हैं ना, वैसे इतनी मोटी मोटी पूरा लगाकर पट पट पट, वो भी कंपटीशन में हम सब लोग, बच्चे लोग बैठ के टापा 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 उसको मारते थे, उसको इवन करने के लिए। बाद में वो, खैर वो रंग क्या होता था ये पता भूल जाते थे, ये पूरा लाल हो जाते थे, इतनी जोर से हम मारते थे। तो इस तरह हम मेकअप करते थे, क्योंकि फ्लड लाइट्स के साथ उसी ढंग का मेकअप है, और मोटे मोटे आईब्रोज, आंखों, क्योंकि दिया नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते थे उस वक्त,
इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते थे, फ्लड लाइट नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते थे, उसके बाद फ्लड लाइट आ गए। उससे पहले हम लोग लैंट्रिन, वो जो पेट्रोल मैक्स के साथ हम नाटक करते थे। तो इसलिए दिखाना है हम कौन है, हमारा आंखें कहाँ है, आईब्रो कहाँ है, मुंह कहाँ है, यह सब दिखाने के लिए हम बहुत ही मेकअप बहुत ज़्यादा करते थे। फ्लड लाइट होने के बाद वो तो नीचे से लगाते थे कि एकदम अद्भुत जैसे भूत जैसे लगते थे हमें, लेकिन हमें खुद पता नहीं चलता था कि हम लोग कैसे दिख रहा है। तो ये एनएसटी में आकर स्पॉटलाइट्स हो गए, एकदम स्पॉटलाइट्स। तो ये क्या है भैया? बाद में टेक्निकल वर्ड्स यहाँ पे मुझे पता चला कि जो मैंने वहाँ पे देखा, अनुभव किया, और ये सब उसका जो टेक्निकल वर्ड्स क्या है वो सब यहाँ पे मुझे ओपन अप होते जा रहे थे कि बहुत मैं चौंक गए, अद्भुत सचमुच। तब मुझे पता चला कि कैरेक्टराइजेशन क्या होता है, मेकअप कैसे करते हैं। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू कंट्रोल अपने आप को, वो पूरा यूं खींचने के लिए कोशिश की, मतलब एकदम यूं था, उसको एकदम निचोड़ दिया अपने आप को। नो, दिस इज दैट राइट, कम ऑन, कम बैक, कम बैक। तो इस तरह अपने आप को खींच कर, तो अभिनय क्या है, कि किस तरह एनालाइजेशन होता है अभिनय का, ये सब चीज़ें मुझे खोलते आ गए। ये यहाँ आने के बाद मुझे तो रोल नहीं मिले, क्योंकि हम तो कन्नड़ लोग हैं और सिर्फ हम ही दो लोगों को रोल नहीं मिलता था, वो मैं और ज्योति, क्योंकि वो मराठी बोलने वाली है और दूसरा मैं हूँ कन्नड़ा बोलने वाली है। कन्नड़ लोग हिंदी क्या बोलते हैं। तो हमने एक नाटक भी किया अलकाज साहब के साथ। तो कुछ क्या कहते हैं, नॉटी चीज़ें हैं, बहुत कुछ। रिहर्सल चलते वक्त बहुत ही डिसिप्लिन होना चाहिए उनका, बहुत ही डिसिप्लिन था। तो हम जानबूझकर आवाज़ करते, टक 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 करके, अपनी चप्पल का जो आवाज़ करते हुए। तो वो सामने बैठे थे, तो देखा। तो फिर बाद में हम लोग वहाँ आने से पहले उनको मैसेज पहुँच गए थे कि ये लोग रोल मांगने के लिए ये सब चीज़ें कर रहे हैं। अच्छा, तो देखेंगे हम भी कैसे करेंगे। तो ये भी तैयार हो गई, तो गुस्से एकदम फ्लेयरिंग यहाँ से अलका जी सब। तो हम अंदर से, हमको भी बहुत डर रहा, मैं दोनों डर रहे थे कि जब ज्योति चले, चलो चले। तो दरवाज़ा खोला, अरे कौन आगे, कौन जाएगा यार, अरे चलो यार दोनों चले। तो इकट्ठे दोनों आ गए। तो उन्होंने सिर्फ ऐसे देखा, तो एकदम रिहर्सल में लगे। उसके बाद सब खत्म हो गए, रिहर्सल खत्म हो गए, और ओमपुरी और नसीर को वहाँ ठहरने के लिए कहा, यू टू बुलाए हम। तो बहुत डर के मारे हम गए। अच्छा, आपको रोल करना है तो करो, डू, कम ऑन, आई विल सी, दिस इज रिडिकुलस। तो बैठ गए सामने। तो मैं तो नसीर जी के साथ किया, रिहर्सल किया था डॉन टॉन्स डेथ में, वो जो प्रोस्टिट्यूट रोल है, और ज्योति ने ओमपुरी के साथ की। तो बहुत मुश्किल से अपने आप, मतलब जो, क्योंकि नसीर किसी के साथ करते थे और ओमपुरी भी किसी के साथ करते थे, वो दोनों हमें सुबह 5 बजे उठ के जाते थे हम रिहर्सल के लिए, वो तैयार करने के लिए। क्योंकि एक तो हिंदी नहीं जानते हम लोग, तो कैसे हमें नहीं मिलेगा रोल, दिखाएंगे हम भी हिंदी बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते। तो ये तो जिद आ गए हम लोगों को। तो ठीक है, हमने किया। फिर बाद में ख़त्म किए, दोनों ने ख़त्म किए, कुछ नहीं बोला साहब ने उठ के। हम तो अंदर से बोले, अरे भैया तो कुछ ना कुछ बोलो, ना तो कुछ डांटो, कुछ नहीं कहा। तो सामने आए तो यूं पकड़ा, हु इज गोइंग टू डू द शो। सचमुच उस दिन इतना रोए हम दोनों
इससे ज़्यादा और क्या चाहिए एक आर्टिस्ट को? हमने कुछ नहीं कहा कि आप बताइए, तो उन्होंने टास्क लगाया हेड और टेल। देखिए कि यही एक प्रिंसिपल, ये डायरेक्टर, उतना ऊंचा आदमी, कुछ भी हमारे लिए तो वो भगवान है। जैसे मेरा ग्रैंडफादर थे वैसे ही वही है। तो वो आकर हमसे ऐसे फ्रेंडली उसने कहा कि दोनों ने शो किए, हम लोगों ने हमारे जो शो देखे हैं कविता जी ने, उनको शायद याद है कि उन्होंने एक पहला फ्रंट पेज में हम दोनों के बारे में लिखा था। किसने कहा इनको हिंदी नहीं जानते हैं? ये तो हिंदी लोगों से अच्छा हिंदी बोल दिए। तो ये दिस वाज द वर्ड्स शी हैज रिटन। तो जैसे मैंने उस वक्त ये कहा ना कि एक आदमी, मतलब जो हनुमान का रोल कर रहा था, कि वो तालियां क्या तालियां मिल गए उनसे, ऐसे हो गई कि हमें ठीक है, जो हमने जो कोशिश की उसमें हम कामयाब हो गए। तो ये चीज़ें, और दूसरा ये तो पारसी स्टाइल की वीरन्ना का जो कंपनी था, पारसी स्टाइल, एकदम पारसी स्टाइल नहीं कह सकते थे लेकिन पारसी थे कि ये वो जो रोलिंग पर्दास, वो जो कॉस्ट्यूम होने के बाद पीछे एक केप होता था, वो जो राजा महाराज जी ने डालते थे ना, कि आधा भी डालते थे, कभी कभी पूरा भी डालते थे, तो इस तरह का। लेकिन वो सिर्फ राजा महाराज को ही नहीं होता था कि एक आदमी उस नाटक में प्रभावित हो, वो भी पहनता था। जैसे सदारा में वो चोर भी पहनता था। चोर अपने आप को बहुत क्या बड़ा आदमी समझता था कि उसका कॉस्ट्यूम पूरा वो सोल्जर का कॉस्ट्यूम जैसे है। मतलब ये मैं इसलिए मैं कह रही हूँ कि ब्रिटिश के साथ कि हमेशा कि इनको कैसे भगाए, स्वतंत्र का चोर चल रहा है कि हम प्रोफेशनल कंपनी लोग किस तरह पार्टिसिपेट करें, ये उनके दिमाग में बहुत कंटिन्यूसली उनके दिमाग में होता था। क्योंकि पहला उन्होंने नाटक लिखा तो नाटक बैन हो गए, क्योंकि वहाँ पे वायसराय वो लोग आ जाते थे, उसके साथ ट्रांसलेटर भी आ जाता था, तो वहाँ बैठे बैठे पूरा ट्रांसलेट कर लेते थे, कन्नड़ा से इंग्लिश, तो पता चल जाता था। तो इसलिए नाटक को भी बैन कर लेते थे वो। फिर बाद में लावणी आए, सो लावणी को, मतलब लावणी में साहित्य वगैरह लिख के उसके खिलाफ बोलते थे, ब्रिटिशर के खिलाफ, वो भी उसको ट्रांसलेट कर लेता था, तो लावणी निकल गए। फिर बाद में इन्होंने एक डिवाइस ढूंढा कि किसी न किसी तरह इनको हमारे तरफ से कि तुम बुरा हो कहना चाहिए। तो कैसे? बाद में इनको पता चला कि विल डू लाइक दिस, कि राक्षस लोग आते हैं। राक्षस लोग, आपको पता है कि राक्षस हमेशा बाहर से आता है, स्टेज के अंदर से तो नहीं आता है, स्टेज के बीच में तो नहीं, मतलब हमारे में जो भी बुरी चीज़ है वो हम बाहर से लेते हैं, हमारे में नहीं होता है कि ये तो बाहर से आता है, कि दैट मीन्स ब्रिटिशर्स आर आउटसाइडर्स। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि म्यूजिक का जो उनका जो बैंड सेट का जो भी म्यूजिक होता उसको ले और उसके साथ साहित्य बनाया और उसको रावण या कंस इनको डालने लगे। ये वो म्यूजिक ऐसे होता था, लंका दी पालना देवा रावण लोक कबीर, लंका दी पालना देवा रावण लोक कबीर, पाका दे सन्नुत को केशना लेन लोकादि पालना धरा, देवादि देवा रावण लोक कबीर, उरी बुद्ध मोगु
ಸುರಿವು ದುರಕುತ ಅದರಿಂ ಬದುಕೆ ಭಂಡಾಟ ಮದುವೆಯಾಗು ಆದೆ ಅವನ ಕೊಯ್ದೆ ಬಿಟ್ಟ ನನ್ ಮೂಗ್ನ ಮದುವೆಯಾಗು ಅಂದೆ ಅವನ ಕೊಯ್ದೆ ಬಿಟ್ಟ ನನ್ ಮೂಗ್ನ ಅವನ್ ಮನೆ ಹಾಳಾಗ ಅವನ್ ನೆಗದ್ ಬಿದ್ದೋಗ ಆಪತ್ ಬಂದು ಚಾಪೆ सुतकंड होगा। ये कुछ नहीं है कि रावण के जो स्थान में रावण जो कैसे आता है वो एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद शूर्पणखा आता है, शूर्पणखा बोलती है कि मैंने कहा उससे शादी करने के लिए लेकिन उसने मेरा कान नाक काट दी। तो मदव्यागु अंदे औना कोई दे बिट्टा नन मूगना ಅವನ್ ಮನೆ ಹಾಳಾಗ ಅವನ್ ನೆಗದ್ ಬಿದ್ದೋಗ ಆಪತ್ ಬಂದು ಚಾಪೆ ಸುತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ। ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ वे दे पार्टिसिपेटेड इन स्वातंत्र। तो इस तरह का की चीज़ें मैंने वहाँ पे सीखा। तो कारण जी ने बस आपको तो वहीं से कारण जी ने भी सीखा। ये शायद आपने गजवदना सुना होगा। ओ आदि प्रेक्षकने नाटकದ ಮಾಲೀಕನೆ ಆದಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕನೆ ಕನೆ 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 ओ आदि प्रेक्षकने। सो ये मतलब ये जो चीजें अपना ग्रैंडफादर ने शुरू किया। राजकुमारी वरिसालंते जकुमारी वरिसालंते देखते जाइए एक शब्द उसमें निकलता जाएगा। राजकुमारी वरिसालंते जकुमारी वरिसालंते कुमारी वरिसालंते मारी वरिसालंते री वरिसालंते रिसालंते सालंते लंते उंते ते ते। ये कॉमेडी में वो गाना ऐसे उन्होंने बनाया। मतलब राजकुमारी मुझे शादी नहीं करना चाहती है, राजा कुमारी मारी है वो री वो कुमारी नहीं मतलब ऐसे वो गाने में भी वो डायलॉग बना दिया उसने। तो वही कारण जी भी बोलते थे गाना जब भी गाना है वो संभाषण जैसे होना है, संभाषण गाने के जैसे होना है। सो दिस इज द थिंग। तो कारण जी ने वहाँ से आए और धन्यवाद। साकष्ट मैंने बहुत बोर किया आप लोगों को, धन्यवाद। तो आप इससे सहमत होंगे कि ये बहुत ही रोचक और आनंददायी प्रस्तुति थी, हालांकि बहुत अधूरी रही, अद्भुत थी। अब आपके टिप्पणी करने या प्रश्न पूछने का एक संस्मरण जो जयश्री के साथ मेरा है और आज सबके साथ बांटना चाहता हूँ, जो कृतज्ञता मैं हमेशा महसूस करूँगा जयश्री के लिए। मेरा जो एग्जामिनेशन प्रोडक्शन था द लेसन, उसमें जयश्री एक्ट कर रही थी। 3 लोग थे, नसीर, ज्योति देशपांडे और जयश्री। ये मेट बनी हुई थी और पूरा सेट लगा हुआ था, बॉक्स सेट। उसमें 2 दरवाजे थे। बाहर से घंटी बजती है, जयश्री कहती है आ रही हूँ, आई, और एक दरवाजे से एंटर करके दूसरे दरवाजे को खोलती है। रात में हम लोगों ने ग्रैंड रिहर्सल किया, सब बहुत अच्छा हो रहा था, सारा ठीक। दूसरे दिन जब शो था मैंने सब चेक किया, एक दरवाजा अंदर से बंद होना चाहिए था, एक खुला होना चाहिए था। सब चेक करके जब मैं वो घंटी डोरबेल लेकर के वहाँ खड़ा हुआ था विंग में, मैंने डोरबेल बजाई, इन्होंने कहा आ रही हूँ, आई, और इन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा अंदर से बंद, ये एंटर नहीं कर सकते स्टेज पर। मैंने ये रियलाइज किया, आई वेंट ब्लैंक। मेरे दिमाग में सिर्फ ये चीज आई कि ये एग्जामिनेशन फ्रैक्शन है, किसी ने शायद जानबूझ के किया, और उसके बाद बिल्कुल ब्लैंक। The entire performance would have ruined, and that was my examination fraction. So I always hold that and remember, and I have personal respect for you. Thank you.
गोयल है, कह सकता हूँ। पूरा गिलास पानी पिया आपके लेक्चर का। प्यास इतनी ज्यादा है कि प्यास बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। मैं यहाँ पी जयश्री से नहीं बात कर रहा, एक पूरा ट्रेडिशन है और जिसमें 3 बहुत बड़ी चीजें हैं। कंपनी थिएटर, और आपने एनएसडी में रह के नाट्य शास्त्र पढ़ा होगा, और थोडोस्की, स्टानिस्लावस्की, 3 धाराएं आप में है, जो कि एक शायद बड़ी रेयर चीज होगी। जो मेरी कहने की बात है वो ये है कि कभी आपके मन में आया कि अपनी लाइफ हिस्ट्री लिखें, ऑटोबायोग्राफी, जिसमें गुब्बी वीरन से, जैसे अभी आपने बोला कि वीरन से पहले ये कंपनी थी, तो वहां से लेके और आज तक कभी आपने ऐसा सोचा क्या? क्योंकि उसमें हमें जितना कुछ मिलेगा मैं नहीं समझता कि उसका बखान किया जा सकता है। मैं तो कोशिश तो, ये तो बात बहुत साल से है दिमाग में, लेकिन समय नहीं छोड़ रहा है। क्योंकि वो लिखने से अगर मैं बैठूं तो कोई भी काम जो मैं कर रही हूँ अभी वो बंद हो जाता है। तो इच्छा ये है कि वो जो काम मैंने ले ली उसको ख़त्म करके, अगर मेरी उम्र हो तो उसको भी ख़त्म करूँगी, ये सोच रही हूँ। इसका जो दूसरा भाग है वो कब? ये तो अभी इंटरवल Since you're here now, इंटरवल के बाद का शुरू कब होगा? सर वैसे मैं सोच रही हूँ कि ये जो भी कुछ करना हो तो जगह की अभाव है, जगह चाहिए मुझे, कम से कम 5 एकड़ जगह चाहिए। तो वहाँ पर मैं संपदा कहकर, स्पंदना का और एक छोटा बच्चा है वो संपदा, संस्कृति परंपरे दर्पणा, तो वो करने के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैंने वो जो पेनिनसुला ऑफ इंडिया, तो वो चीज़ों को लेकर वहाँ पे जितना आता है उस जगह पे, वहाँ की नाटक और प्रोफेशनल कंपनीज, सिर्फ थिएटर के बारे में, फोक थिएटर, ट्रेडिशनल थिएटर, इनका गुरुकुल जैसे एक शुरू करना है, ये मैं सोच रही हूँ। तो वो पेपर में तो आ रहा है, टाइम तो लगेगी, तो ये मेरा आगे का, अगर कोई अगर जगह देते हैं या गवर्नमेंट से पूछना है, गवर्नमेंट और एक अद्भुत है, गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट के पास जाती हूँ वो गवर्नमेंट धड़ाक से गिर जाती है। तो वो सभी लोग मतलब वहाँ पे एक जोक हो गए कि किसी को अगर गिराना हो तो जैसे को भेज दो जगह पर। नहीं वैसे मैं कह रही हूँ वैसे, तो इसलिए मतलब सोच रही हूँ कि ये भी यूं है गवर्नमेंट, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कुछ मदद चाहिए उसके लिए, तो दोनों को अप्रोच करना है। तो पेपर में तो आ रहे हैं वो चीज़ें, प्लानिंग वगैरह हो चुके हैं, तो देखना है सर। आपके पास तो आऊँगी मैं, आपके पास, सर के पास आऊँगी, तो जो भी उसमें निकालना हो या कोई जोड़ना हो तो आप मुझे बहुत क्या कहते हैं, ये है कि आप मेरी मदद करेंगे। मैं ये मुझे छेड़ने के लिए तो नहीं कह रहा हूँ कि ऐसी धारणा है रंग जगत में कि पारसी थिएटर या ऐसा कंपनी थिएटर या स्टाइलाइज्ड एक्टिंग को लेकर ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं एक्टर को रोक देता है या बंद कर देता है। आप ऐसी एक पारसी थिएटर या कंपनी थिएटर की परंपरा से निकली और फिर आपने बहुत आधुनिक रंग का रूप किया, आपने बहुत सोलो परफॉर्मेंसेस किए, आपने अपना एक ग्रुप बनाया जिसमें काम किया।
मैं जानना चाहती हूँ कि आपके इस अद्भुत ने आपको कैसे आपके आगे रंगकर्म में क्या मदद दी, क्या आपको रोक दिया या आपको नहीं। कहीं विस्तार दिया? क्योंकि जैसे आपने भी बोला कारण जी, मैं छोटा सा कुछ कहना चाहती हूँ कि मैं सरदार पटेल विद्यालय में पढ़ती थी और कारण जी वहाँ हिंदी पढ़ाते थे। तो कारण जी, ये जो आपने कहा ना एक एक टुकड़ा रोक के गाना, तो वो हमको क्लास में उन्होंने जो गुब्बी थिएटर से सीखा था उसको उन्होंने कन्वर्ट कर दिया था एक्सरसाइजेस में। वो हमारे साथ ऐसा कहते थे, चल अकेला अकेला केला केला ला 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 ला, ऐसा ऐसा। ये एकदम मुझे अभी स्ट्राइक हुई ये बात। तो आप अपने उस पूरे एक्सपीरियंस को कहीं कन्वर्ट करके अपने एक्टिंग मेथोडोलॉजी में या टीचिंग मेथोडोलॉजी में लाते हैं। मैं आज जानना चाहती हूँ कि क्या इस तरह की जो एक एक्टिंग ट्रेनिंग होती है, जो स्वतः होती है कई बार, वो जो अद्भुत है, वो आपके अपने आगे के अभिनय विस्तार में कैसे आपको मदद करती है? मैं अपनी ट्रूप के साथ हमेशा मैं ये याद में रखती हूँ कि मुझे एक ब्रिज तो बनना ही है। मैं ब्रिज तो बन चुकी हूँ किसी न किसी तरह। कि आपने हमारे प्लेस देखे हैं कि मॉडर्न थिएटर में किस तरह वो टेक्निक्स ला सकते हैं, वो ला रही हूँ मैं। और ख़ासकर अपना जो ट्रूप का जो भी आर्टिस्ट हो, सब गाने गाते हैं। आजकल एक्टिंग सिंगर बहुत कम नहीं है ही नहीं, तो लेकिन अपना ट्रूप में सभी लोग गाते हैं। दैट इट्सेल्फ एक तरह का प्रयास है, क्योंकि उनको गाना तो पता नहीं क्या है गाना, लेकिन सब लोग गाते हैं। लेकिन उनको बताना चाहिए कि यहाँ पे तुम्हें सुर नहीं है, कि इस तरह का हर एक प्रोडक्शन जो भी हम लेते हैं तो गाना होता है उस पे। और कुछ ना कुछ थिएटर का आपने लक्षापति देखा है। लक्षापति में वो जो लक्षापति ऊपर जाता है वो माइंड के साथ एक्टिंग करता है, लेकिन पीछे से वो पर्दा नीचे आता रहता है। जैसे आपको महसूस होता है कि ऊपर चढ़ रहा, उसके बाद जैसे वो गिरता है तो एकदम पर्दा ऊपर एकदम उसी स्पीड में चले जाता है। तो ये सब थिएटर टेक्निक है, मुझे रोका नहीं। हालांकि मुझे मॉडर्न युग में कैसे कैसे करना है ये सोच में मुझे मदद कर रहा है। और आजकल तो क्लासेस नहीं हो सकता है कि प्रोडक्शन के साथ ही आपको जो भी कुछ करवाना है तो करा सकते हैं। कि ऐसे कि वहाँ तो साउथ में तो कोई इंस्टीट्यूशन तो नहीं है, जैसे एनएसडी यहाँ है, वहाँ तो है ही नहीं। जो भी 2-3 या 1 हफ्ते जो भी वर्कशॉप में जाते हैं, वही लोग नेक्स्ट ईयर वही लोग एक वर्कशॉप कर लेते हैं। ये तो हर जगह पर हो रहा है वैसे, कि खुद मैं क्या हूँ जानने से पहले वो दूसरों को बोलने लगे हैं। तो इसलिए वर्कशॉप करने से अच्छी है तो प्रोडक्शन करते जाओ, प्रोडक्शन के साथ उनको क्या है ये बताते जाओ। तो इसलिए फेस्टिवल्स वहाँ पे बहुत होना है। तो प्रोडक्शन, जैसे प्रोडक्शन में उनको इन्वॉल्व करते हैं तब वो सीखते हैं। मेरे स्वयं अभिनय में हर वक्त वो चलते रहते हैं द्वंद्व, क्लैशेस तो बहुत होते रहते हैं आजकल की और पुराने वाले। तो उनके बीच में से मतलब जो वीकनेस है उसको किस तरह पॉजिटिव में लाना, ये हमेशा करते रहते हैं, ये हमेशा होते रहता है। दिस इज मैंने एनएसडी से नहीं, अपना कंपनी से सीखा बहुत कुछ ऐसा हमने करते हुए देखा है। मैं जानना चाहूँगा कि इस बीच हम लोग जो प्रोडक्शन देखते रहे हैं उसमें प्रायः निर्देशक एक्ट नहीं करते होते हैं। यदि एक्ट करते होते हैं तो हमेशा अनबैलेंस हो जाता है, लेकिन आप जब एक निर्देशक के रूप में भी अभिनय करती रहती हैं, हमें वो प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा लगता है और कहीं से अनबैलेंस नहीं दिखता है, जैसे सरदार में भी हमने देखा था। तो इसको आप कैसे मैनेज कर लेती हैं कि आप निर्देशन भी दे रही होती हैं और एक्ट भी करती रहती हैं और बैलेंस भी रहता है,
जरा उस पर भी कुछ बताएं। So basically I'm an actress. यूनिवर्सिटी से मैंने एक्टिंग ही सीखा बस, और उसके साथ साथ बैक स्टेज भी सीखा मैंने। और एक तो एक आर्टिस्ट को जो डायरेक्टर जो कुछ बोलने लगता है तो उससे बहुत कुछ लेना पड़ता है, सिर्फ एक्टिंग नहीं है। क्योंकि अलकाजी साहब जब भी हमें, मुझे खासकर जो भी बोलते थे तो वो नज़दीक आकर कुछ बोलते थे कि सुनो कि तुम जब वहाँ से जाओगे तो दिस इज अलकाजी साहब। मतलब वो इतनी अच्छी तरह वो बोलते थे कि आर्टिस्ट को इंसल्ट भी नहीं होना चाहिए, सभी लोगों के साथ अगर बोल दे तो उसको लगता है कि मैंने गलती की, तो ऐसे भी नहीं होना चाहिए कि साथ साथ वो सीखना है। तो वो सिर्फ इतना ही था। वो तुम जब भी स्टेज पर आते हो टेक द लाइट्स, जैसे तुम रोशनी पर आओगे तुम्हारे आंखों में इसका जो लेंस गिरेगा, ये दिस इज अलकाजी साहब। ये मैंने अपने एक्टिंग में नागमंडला में यूज की। अंधे लोग क्यों खामखा हमेशा बंद करके जाना है, ऐसे ऐसे क्यों करना है? तो अंधे माने सिक्स्थ सेंस तो जागृति होता है उनको, वो तो सुनना और स्मेल से। तो इसलिए मैंने ये कहा कि तो ऐसे एक जगह मैंने बना दी, जब भी मैं जाऊं तो वहां और ये तो सेम थिंग मुझे शूटिंग के वक्त भास्कर जी ने बताया, जो अलकाजी साहब ने यहाँ बताया। क्योंकि अंधे होने के बाद हाउ टू टेक द लाइट, कि यहाँ पे देख रही हूँ तो उन्होंने कहा कि लाइटिंग जो तुम्हें लाइटिंग लेना आता है। मैंने कहा आपने कुछ बोला? नहीं मैंने तो कुछ नहीं बोला। नहीं आपने कुछ बोला? नहीं आप कहाँ होते हो? तो यहाँ या वहाँ, जहाँ नहीं आप कहाँ होते हो? जहाँ मैं लाइटिंग करूँगा। तो तब पता चला यस दिस इज माय मिस्टेक। तो ठीक है मैं वहाँ खड़े हूँ, तो उसने लाइटिंग की, तो सीधा मैं जाकर वहाँ पहुँच गई थी। अलकाजी साहब मुझे कान में बोलते थे कि रेस। तो ये मतलब जो भी वो जो डायरेक्शन में जो भी सिर्फ डायरेक्शन नहीं करते हैं कि बहुत सारी चीजें बोलते रहते हैं कि ये मैं बेसिकली एम एन एक्ट्रेस। तो एक्टिंग लोगों को डायरेक्टर बहुत कुछ बोलता है कि अपनी कॉस्ट्यूम के बारे में बोलता है, मेकअप के बारे में बोलता है, लाइटिंग के बारे में बोलता है, सेट के बारे में बोलता है, लेकिन डायरेक्टर को ये सब बोलता है लेकिन एक्टिंग के बारे में नहीं बोलता मेरे ख्याल से। क्योंकि हम एक्टिंग करते करते ये सब चीजें लेते रहते हैं, डायरेक्टर करते हैं, डायरेक्शन सिर्फ डायरेक्शन करते हैं लेकिन वो खुद एक्ट नहीं करते हैं। तो इसलिए एक्सपीरियंस जो है वो सिर्फ वो एक्सपीरियंस आर्टिस्ट को मिलता है, मुझे लगता है। तो इसलिए कामयाबी थोड़ा बहुत। और दूसरा ये है कि वाइवा में मैं मैडम से मैंने कहा कि शीला जी से मैंने लिखा था कि मुझे थिएटर अपीयरेंस नहीं है इसलिए मुझे रोल नहीं मिलता। तो उन्होंने वाइवा में मुझे बहुत डांटा। तो किसने कहा तुम्हें स्टेज अपीयरेंस नहीं है? तुम्हें है, वो तुम ढूंढो। तो ये सो दिस इज व्हाट वीकनेस को वो पॉजिटिव लेवल में कैसे लाना, ये सोच में डूबे होते हैं सिर्फ आर्टिस्ट लोग। एनालाइज करते हैं आर्टिस्ट, एक्ट्रेस एन एक्टर। तो परफॉर्मर ही ये सब कुछ कर सकता है क्योंकि उसको हर क्षेत्र पे जाने का मौका मिल जाता है, चाहे वो चाहता है कि ना भी चाहता है। तो उनको जाने के लिए गाने का मौका मिलता है, स्टेज के ऊपर आप लोगों को सामने करने का मौका मिल जाता है, लेकिन डायरेक्टर को सामने करने का मौका नहीं मिलता। तो वो खुद जाके प्रेक्षकों लोगों के साथ बैठता है। दिस इज व्हाट आई फील। मुझे डायरेक्टर से पूछना है, भानु जी से पूछना है कि क्या है। अभी हम तुमसे बात कर रहे हैं। मेरा नाम रोहित है।
I remember I have read you one of the piece in Hindu on your food taste. Actually, you were eating something at Triveni, and that day I realized actually what the taste is. Today I realized what the Jayashree is. So thank you so much. उस दिन हमने आपका चाव से खाना पढ़ा था, चाव से गाना सुना. मैं सिर्फ एक साधारण सा सवाल पूछना चाहता हूँ जो मेरे दिमाग में बहुत दिनों से चल रहा है, और हमेशा वतन को देखते हुए, चमत्कृत होते हुए, ऑलमोस्ट आपको देखते हुए, और आज आपको जब इस तरह से देखा तो और ज़्यादा कि सेकंड जनरेशन का क्या है. कुबी बिरन्ना थे, आप हैं, अलकाजी साहब थे, आप वतन ख्याम और बाकी तमाम लोग हैं. आपके बाद वतन ख्याम के बाद आप हैं मैं आने वाले दिनों के लिए भी एक जयश्री, एक वतन ख्याम बचा लेना चाहता हूँ. इसलिए भैया जयश्री को रिप्लिका मत बनाइए. जयश्री रिप्लिका नहीं होना चाहिए. जयश्री से बढ़कर आप आना है. कि ये एग्जाम में भी कहते हैं कि कॉपी मत करो. This was certainly a simple question, but yes, I'm worried about it. What is the future of the theatre in India is? So I'm worried about it, definitely. थिएटर तो कभी मरता नहीं. जो उनको सचमुच एक्टिव में रखना कि हम लोगों का कर्तव्य है, वो कभी नहीं मरता है. कि अगर आप थिएटर पे आना चाहते हैं तो किसी को भी परवाह मत कीजिए, आ जाइए. क्योंकि जैसे मैं आई तो उस वक्त कि मुझे मतलब एनएससी जाने के बाद, एनएससी से जाने के बाद मैं कहीं काम नहीं की, सिर्फ थिएटर कर रही थी. कुछ पैसा नहीं मिलता था, फिर भी मैं करती थी थिएटर. तो आजकल ऐसे हो गई कि जब तक पैसा नहीं मिलता है तब तक हम थिएटर नहीं करेंगे. ऐसे हो रहा है कि ऐसे नहीं होना चाहिए. मुझे लगता है कि जहाँ पे कष्ट हो तो वहाँ पे क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा उभर कर आता है. क्योंकि वो कष्ट को निभाने के लिए, कष्ट को बाहर करने के लिए, अपने पेट को भरने के लिए वो कष्ट से क्रिएटिविटी बहुत आता है. जब वो कष्ट नहीं होता है क्रिएटिविटी बंद हो जाता है. कि वो जो अपना कल्चर तो एग्रीकल्चर से ही निकला है. जो गाना वगैरह फोक म्यूजिक वही से उभरा है. कि वो अपना वो जो जितना भी टायर्डनेस हो कि कष्ट हो वो भूलने के लिए वो गाना गाते थे. सुवे सुवम्मलाली सुवलाली जाने जगार बंद सुवलाली. माने वो जो जब खेती में वो कटाव वगैरह हो जाता है उसको मारते हैं. दैट इज द रिदम. सुवे सुवम्मलाली सुवलाली जाने जगार बंद सुवलाली. वो मारते हुए वो गाना गाते थे. मतलब वो अपने वो जो कष्ट है वो भूलने के लिए गाना. लेकिन ऐसे इसका मतलब ये नहीं है कि उनको कुछ भी ना दे. उसको भी संभालना हमारा कर्तव्य होता है कि किसी ना किसी तरह. And I suppose, is that the end? So, yes? A brief one. जी वो उसमें एक स्पेशल इंटरेस्ट है. क्या आज जो आपने इतना आधुनिक थिएटर की ट्रेनिंग ली और इतना सारा काम किया, क्या आप दोबारा फिर उसको कभी इस नई रंग दृष्टि से उस कंपनी थिएटर को के नाटकों को करना चाहेंगी, कर रही हैं? आपने देखा है सदारा में नहीं होते थे तो वो सिर्फ यादों से आर्टिस्ट लोगों को, मेरी माँ थी उस वक्त और परमशिवना है और दूसरा एक आदमी तीन नागराज कहकर, उनके साथ बैठे मैंने स्क्रिप्ट को लिखा. मैं और आनंद दोनों स्क्रिप्ट को लिखा और उसके बाद वो वैसे 5 घंटे का स्क्रिप्ट था. 500 म्यूजिक सॉन्ग्स थे उसमें. हाँ जी. वो 10 बजे शुरू होता है कि सुबह 5 बजे या 6 बजे ख़त्म होता है. कि ये इस तरह का उसको बहुत सोच कर काट के 2 घंटे में लाए. आपने देखा वो चीज़ें, मतलब किसी भी
तरह उसका जो क्या अच्छा फ्लेवर वो ख़त्म नहीं होना चाहिए, वो वैसे की वैसे होना चाहिए, ये सोचकर हमने किया। और अभी मैं बता रही थी कि दशावतार हमने बहुत साल पहले 10 साल पहले हमने सोचा था। उस वक्त 80 लाख उसका बजट बना। बाद में हम जाकर अनु जी से भी बात की तो अनु जी ने कहा कि यू गेट द प्रोजेक्ट, लेट्स सी। लेकिन वो प्रोजेक्ट उनके पास जाने के अभी जा नहीं रहे, लेकिन 10 साल गुजर गए मतलब 5 साल गुजर गए, तो अभी तो 80 से ज़्यादा होगा। तो ये डर है, हम कैसे ले जाएं कि झिझक है। दशावतार करने में मैंने आपको बता रही थी कि वो जूम इन एंड जूम आउट, इट इज़ नॉट दैट इजी। बैकस्टेज में बहुत लोग हैं, ऑन स्टेज से ज़्यादा बैकस्टेज वर्क बहुत ज़्यादा है। उनको अगर हम कुछ ना दे और काम ले तो मुझे तो अन्याय लगता है। तो कम से कम हमें 6 महीने तो रिहर्सल करना है सभी चीज़ों का। जैसे हम आमतौर पर अगर हम रिहर्सल करते हैं 6 महीने हम रिहर्सल करते हैं ना, तो 1 महीने कम से कम टाइट रिहर्सल करते हैं, उसके बाद 2-3 टेक्निकल रिहर्सल करते हैं। लेकिन ये 2-3 टेक्निकल रिहर्सल्स में तो काम तो नहीं बनती है। तो इसलिए सोच रही हूँ कि कैसे करें। उस वक्त तो आपको तो बुलाएंगे बहुत खुशी से। उस अद्भुत का हिस्सा बनना बहुत अद्भुत होगा। मेरे मित्रों, हर शाम का कहीं तो समापन होता ही है। अभी शाम काफी लंबी हो चुकी है, 7:45 बज रहा है। मैं समझता हूं कि जो सवाल पूछा था वो सवाल ये था कि अभी तो हमने आधा किस्सा सुना है, क्योंकि आप इधर वाले किस्से पर तो आई ही नहीं है। तो ये किस्सा किसी और वक्त सुनाने के लिए हम आपको कष्ट देंगे, क्योंकि अभी तो ये सिर्फ गाना गवाएंगे और एक गाना गवाएंगे, आपकी ठीक सुनिएगा। तो विनोद ये नहीं कह रहे थे कि आप जो आपने कहा 5 एकड़ जमीन वगैरह वो जरूर आपको मिले और ले लीजिए। और आजकल जमीन हथियाने के बहुत सारे किस्से हैं, तो आदर्श वालों से किसी से पूछ लीजिए। तो ऐसे हथियाने का काम अगर कर सकते हैं तो कर लीजिए। लेकिन आधा किस्सा हुआ है आज, आधे किस्से की एक शाम हम लोग फिर आयोजित करेंगे और फिर आपसे कष्ट देंगे। आप सब लोग यहाँ आए, इसलिए बहुत हम नटरंग प्रतिष्ठान की ओर से आपके आभारी हैं। और सबसे अधिक आभारी हैं जयश्री जी के, जो उन्होंने इतने रोचक ढंग से हमको अपनी कहानी सुनाई। आधी सही तो पूरी सुनने के लिए अब हम बेताब रहे। धन्यवाद।